यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। एनडीए एकजुट है, एनडीए एकजुट रहेगा। चुनाव परिणाम आने के बाद पहले दिन का संदेश यही रहा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार बनेगी, ये साफ हो गया है। इस वक्त एनडीए के नेता राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ने 17वीं लोकसभा के मंत्री परिषद को डिनर दिया है। नई सरकार के किंग मेकर बन के उभरे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पूरी शिद्दत के साथ एनडीए की बैठक में शामिल हुए। एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ। हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। एनडीए की इस एकजुटता के बावजूद आज दिन भर विपक्ष के नेताओं की ओर से नायडू और नीतीश को एनडीए से दूर करने के उकसावे भरे बयान आते रहे। अब ये संयोग है या प्रयोग, लेकिन नीतीश कुमार आज पटना से दिल्ली आए तो उसी फ्लाइट में थे जिसमें तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे थे। फ्लाइट में तेजस्वी यादव पहले उनके ठीक पीछे वाली सीट पर बैठे और बाद में बगल की सीट पर भी बैठ गए। तस्वीरों में ये सारी चीजें दिखी। हालांकि दिल्ली में दोनों का रास्ता और मंजिल दोनों अलग अलग ही थे। इस बीच आज इंडिया अलायंस की बैठक भी हुई। इस बैठक में विपक्ष के अलायंस के दो बड़े नेता खुद नहीं आए, एक ममता बनर्जी और दूसरे उद्धव ठाकरे। सवाल पब्लिक का है कि अगर गठबंधन के सपोर्ट से मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं तो क्या उनके मजबूत फैसले लेने का सिलसिला पहले की तरह बरकरार रहेगा? इंडिया अलायंस अगर हार कर भी जीता हुआ महसूस कर रहा है तो ये क्या उसका ओवरजॉय है? अब की बार एनडीए की मेजॉरिटी तो क्या नरेंद्र मोदी को फुल अथॉरिटी? यही है आज सवाल पब्लिक का।
ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी ने खुद कभी ऐसी सरकार का नेतृत्व नहीं किया जिसमें बीजेपी के अपने दम पर फुल मेजॉरिटी ना रही हो। 2001 से 14 तक गुजरात में और 2014 से लेकर अब तक वो जब भी सरकार में रहे हैं, बीजेपी के पास पूरे नंबर थे। लेकिन 2024 में जब नरेंद्र मोदी गठबंधन सरकार चलाने जा रहे हैं तो उनका 2019 के चुनाव के दौरान का एक मीडिया इंटरव्यू बेहद वायरल है। इस इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा था, मुझे गठबंधन सरकारें चलाने का भारी अनुभव है। मैंने संगठन में रहने के दौरान हरियाणा में बंसीलाल और चौटाला की सरकारों के साथ काम किया है, जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला साहब के साथ काम किया है और मुफ्ती साहब के साथ भी काम किया है, गुजरात में चिमन भाई पटेल के साथ काम किया है, यहाँ प्रधानमंत्री बनकर आया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो भी हमने अहंकार को पाला नहीं। ये बात सही है कि 2014 के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों एनडीए में आए, एनडीए से बाहर भी गए और फिर अब एनडीए में वापस शामिल हो गए हैं। लेकिन दोनों नेताओं ने जब गठबंधन तोड़ा था तब वो खुद बाहर गए थे, बीजेपी ने साथ नहीं छोड़ा। सुनिए दोनों नेताओं ने मोदी की तीसरी एनडीए सरकार को लेकर आज दिल्ली में क्या बयान दिया। How can we contest elections if you are not a part of NDA? Three parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. एक तरफ एनडीए के खेमे में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताया गया, लेकिन विपक्ष की कोशिश ऐसी है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एनडीए के प्रस्ताव पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की प्रतिक्रिया है, ये प्रस्ताव फर्जीवाड़े की प्रकाष्ठा है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटी का भौकाल बनाकर सिर्फ और सिर्फ अपने नाम पर वोट मांगा था, जिसे हमारे देश की जनता ने नकार दिया। अब अचानक उन्होंने मुर्दा एनडीए में जान फूंकने की कोशिश की है। बीजेपी का आंकड़ा अकेले दम पर विपक्ष के पूरे अलायंस से अधिक है, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष कह रहा है कि मोदी अब की बार का चुनाव हार गए हैं। सुनिए विपक्ष के ये बयान। पहली बार नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है, वो बहुमत से काफ़ी दूर हैं। अब उनको जो है बिना उनके दो बड़े जो सहयोगी हैं, बिना उनके अब सरकार चल नहीं सकती है। जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। नकारात्मक राजनीति के खिलाफ मतदान हुआ है। सकारात्मक राजनीति हो, सामाजिक न्याय मिले, लोकतंत्र बचे, आरक्षण बचे या हमारा संविधान और बेहतर हो, तो उस दिशा में जनता का मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाने का काम किया। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, नरेंद्र मोदी को एनडीए का पूरा समर्थन, फिर इंडिया अलायंस की खुशी से फूले न समाने का राज क्या है? क्या मोदी की नई गठबंधन सरकार कड़े फैसले कर सकेगी? पहले 100 दिन में बहुत बड़े फैसले होंगे क्या? यूपी में बेहद मजबूत बनकर उभरे अखिलेश यादव की अगली रणनीति क्या होगी? 2014 और 2019 के मुकाबले डबल परफॉर्मेंस ने क्या राहुल गांधी का राजनीतिक कैरियर मजबूत कर दिया? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, सत्य प्रकाश मिश्रा नेता जेडीयू के हमारे साथ स्टूडियो में हैं, राजकुमार भाटी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी का तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इससे पहले कि तहसीन पूनावाला जी मैं आपसे सवाल पूछूं, पीएम का काफिला राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहा है, जहां आज एक भोज है, जहां राष्ट्रपति ने तब पूरी एनडीए सरकार को बुलाया है, जहां पर पिछले
लोकसभा के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी सांसद हैं, उनका एक भोज होगा, प्रीति भोज होगा। लेकिन आज सवाल यही उठता है, तहसीन पूनावाला जी, बहुत कोशिशें हैं, बहुत अरमान है दिल में इंडिया अलायंस के, लेकिन नंबर दिख रहे हैं एनडीए के। बड़ी कोशिश हुई थी कि नायडू जी और नीतीश कुमार जी ना जाएं उस तरफ, लेकिन आज एनडीए की बैठक भी हो गई और 15 पार्टियों ने अपना पूरा समर्थन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया। अब ये जो खुशी है, ये जो सरकार बनाने की एक कवायद चल रही है, इसका क्या होगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन अभी भी अपनी मीटिंग में यही बात कर रहा है कि हमें दावा करना चाहिए या नहीं। दावा कैसे करेंगे जब नंबर पूरे नहीं? नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। गौरव भाटिया और जितने भी आपके दर्शक हैं जो भाजपा के समर्थक हैं, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। चाहे हम राजनीतिक विरोधी हो, देश बीजेपी जीती चुनाव और उम्मीद करेंगे कि अच्छा गवर्नेंस देंगे। नाविका जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप भी जानते हैं कि माननीय राष्ट्रपति मैम के पास और कोई चारा नहीं बट एनडीए को बुलाना सरकार बनाने के लिए। वो सबसे लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस है। इसके अलावा सबसे लार्जेस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी भाजपा, तो उनको बुलाना ही होगा। बट मान लो अगर नहीं बनती अलायंस, आज तो आ गया है, लेकिन अगर नहीं बनती, कल अगर टूटता है, तो जो विपक्ष में पार्टीज है इंडिया अलायंस, वो क्या करे? मीटिंग नहीं करे, कोशिश नहीं करे, अलायंस ब्रिजेस नहीं बनाए, जो विपक्ष के लोग हैं उनसे बात नहीं करें। क्यों इस तरह की बातचीत होती? क्यों इस तरह का एक फॉर्मुलेशन होता है कि अगर विपक्ष कोई कोशिश करती है वो गलत है? क्यों नहीं करे कोशिश? बने एनडीए की सरकार बने, माननीय प्रधानमंत्री दोबारा से शपथ ले, इसमें कौन रोक भी नहीं सकते, संवैधानिक उनका अधिकार है। लेकिन क्या हम कोशिश ना करें कि हम कोई अपने अलायंस बनाए, हम ब्रिज बनाए? यही चीज मान लो हाइपोथेटिकली भाजपा को कम सीटें मिलती है और कांग्रेस 240 पे होती है और कांग्रेस नहीं बना सकती, क्या भाजपा के अमित शाह जी फोन नहीं करते विपक्ष के लोगों को? क्या अमित शाह जी ने एकनाथ शिंदे जी को फोन करते नहीं तोड़ा था सरकार? तो अगर ये बात कर रहे, कोशिश कर रहे, देख रहे, अगर यहां नहीं बनती, बन गई, नहीं बनती, हम कोशिश करते, तो उसमें गलत क्या है? यही तो पॉलिटिक्स है, यही तो डेमोक्रेसी है। हम कल डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करें, आज आप विपक्ष को कह रहे हो क्यों ये कर रहे? करना उनका कर्तव्य है। एक और चीज के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, मैं जयराम रमेश से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं इस चीज पे। ये हार प्रधानमंत्री जी की हार है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 20 सेकंड और दे दीजिए। ये चुनाव लड़ा गया था मोदी जी की गारंटी पर। राहुल गांधी या किसी विपक्ष के नेता ने पार्लियामेंट में खड़े होते ये नहीं कहा था मैं अकेला सब पर भारी। उन्होंने पार्लियामेंट में ये खड़े होकर दावा नहीं किया था अब की बार 400 पार। जब वो दावा फेल हो गया, हम तो इंडिया अलायंस कहते थे, हमारा मजाक उड़ता था इंडिया अलायंस, हम तो सिर्फ इंडिया अलायंस की बात करते थे। 295 का टारगेट था, 232 हो गया, तो वो ठीक है। इन्होंने अपना दावा किया था, इसलिए उनकी हार मानी जाती है। मोदी की गारंटी की हार हुई है, बट उनको बधाई हो, बने प्रधानमंत्री वो। वैसे अगर आप मैथमेटिक्स कर लें तो एक अकेला अब भी सब पर भारी है। आप पूरा, एक सेकंड, पूरा टोटल कर लीजिए, इंडिया अलायंस के कितने नंबर आए? 234 और एक अकेला कितने लेकर आया है? 240। अब मुझे बता दीजिए, अगर मैथमेटिक्स सही है, आपकी मैथमेटिक्स सही है, मैं इसका जवाब दे देता हूं, 20 सेकंड लूंगा, फिर आप गौरव भाई के पास जाइए। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन आप भी जानते हैं और आपकी ऑडियंस भी जानती है, मैथ्स को नहीं देखा जाता, पॉलिटिकल सिचुएशन को देखा जाता। पॉलिटिकल सिचुएशन जहां पे विपक्ष, आज भी डिबेट ये कि विपक्ष गलत है, उस पॉलिटिकल सिचुएशन जहां विपक्ष के पास रिसोर्सेज नहीं था, उस पॉलिटिकल सिचुएशन जहां विपक्ष के पास कोई भी साधन नहीं थे, जहां 2 मुख्यमंत्री जेल में थे, ये चुनाव लड़े और उन्होंने गेन किया है, भाजपा ने लॉस किया है। यही है, बिल्कुल उनके पास ज्यादा नंबर्स है, हम सबसे ज्यादा नंबर है, लेकिन उनकी हार हुई क्योंकि उन्होंने खुद कहा था मोदी की गारंटी होगी 400 पार, वो नहीं हुआ है, इसलिए उनकी हार हुई है। गौरव भाटिया जी, 230-290 से ज्यादा है, कैसे होगा? गौरव भाटिया जी, नंबर नहीं है, मॉरल विक्ट्री इनके पास है और मॉरल डिफीट आपके पास है, लेकिन नंबरों को ये देखना नहीं चाहते। जवाब दे दीजिए। पहले तो मैं तहसीन को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने शुभकामनाएं दी। काश ऐसा ही बड़ा दिल कांग्रेस पार्टी और घमंडिया के घटक दलों के पास होता। मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं सहमत हूं उनकी बात से कि लोकतंत्र की जीत हो चुकी है और यह भी पता चल गया है कि भारत का लोकतंत्र जो है खत्म नहीं हुआ है। लेकिन एक नेता है विदेशी भूमि पे जाके ये कहता है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब तो ये स्पष्ट है कि भारत का लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ और ये जीत कल की ऐतिहासिक क्यों है मैं आपको बताता हूं। नाविका जी, 2014 में एक छात्र फर्स्ट आया, 2019 में भी वो फर्स्ट आया, 2024 में भी वो फर्स्ट आया और आजाद भारत में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है
कि 3 बार लगातार चुनाव कोई व्यक्ति जीत के प्रधानमंत्री बना हो और उसका वोट प्रतिशत बढ़ा हो या उतना ही रहा हो जितना पिछले चुनाव में है। जवाहरलाल नेहरू जी का भी तीसरी बार वोट प्रतिशत 3% कम हो गया था। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए अभी तहसीन कह रहे थे कि भाई क्या इसमें बुराई है अगर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करने में बुराई नहीं है, बुराई इस बात पे है जब आपके नंबर कम है, 272 का आंकड़ा नहीं छू सकते तो ये क्यों कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। ये एक विरोधाभास है जो एसआर बोमई का केस है सर्वोच्च न्यायालय का, उसमें स्पष्ट है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाएगी सरकार, और वो भी ये तो प्री पोल अलायंस है नाविका जी, और प्री पोल अलायंस की 292 सीटें हैं, तो फिर दूसरे दल की या दूसरे अलायंस की बहुमत तो हो नहीं सकती है। और आज सवाल ये भी पूछा जाएगा, आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, क्या आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी कहा हो ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खराब है। यही फर्क है तहसीन मेरे भाई कि हम लोग जीतते हैं तो भी सराखों पे लेते हैं जो जनादेश होता है, और अगर कहीं चूक रहती है, कुछ नंबर कम भी रहते हैं तो भी हम कहते हैं लोकतंत्र जीता है और जनता की जीत हुई है, जनता जनार्दन है। यही बात नरेंद्र मोदी जी ने कल बताई है। राजकुमार भाटी जी, घटक दल जो हैं इंडिया अलायंस के बार बार यही कह रहे हैं आगे आगे देखिए होता है क्या होने वाला है बता दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी, और मैं आपको बधाई भी देती हूं, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रही, 37 सीटें आई हैं समाजवादी पार्टी की, और जहां भी उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट दिया है वो भी जीत कर आए हैं। तो भारी जीत इंडिया अलायंस की उत्तर प्रदेश में हुई है, इससे तो कोई नकार नहीं सकता क्योंकि नंबर सब कुछ बताते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जीतने के बाद भी अगर आप एनडीए को हारा हुआ बता रहे हैं तो हार के भी जीतना इंडिया अलायंस के लिए कैसे मुमकिन है? बाजीगर तो नहीं है आप। नाविका जी, बधाई देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की तारीख में जिस समय हम ये डिबेट कर रहे हैं उस समय तक बहुमत एनडीए के पास है। लोकतंत्र संख्या का खेल है, जिसके पास संख्या होती है वो सरकार बना लेता है। लेकिन 2024 के चुनाव के बहुत सारे संकेत हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक विराट व्यक्तित्व की तरह, एक विश्व गुरु की तरह, जो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुए हैं, जो अवतरित हुए हैं और जिनकी गारंटी बिल्कुल जो मुंह से शब्द निकल गए वो गारंटी होते हैं, और 400 पार कह दिया तो 400 पार आएंगे ही, इस तरह पेश किया जा रहा था 3 तारीख की शाम तक। आज स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी जी की खुद की जीत का अंतर 1/3 रह गया है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें 63 सीटें कम होकर 240 पे भारतीय जनता पार्टी आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज बहुमत नहीं है। ये दोनों संकेत साफ हैं कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है और देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिया है। जोड़ तोड़ की गठबंधन की सरकार पहले भी बनी है, ये भी बन जाएगी, चलेगी, लेकिन इस बात की गारंटी होगी कि इस बार विपक्ष इतना मजबूत है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सपना देख रखा था देश को डिक्टेटरशिप की तरफ धकेलने का, देश के संविधान को खत्म करने का, देश में आरक्षण को खत्म करने का, देश में और जिस तरह के पहले भी निर्णय लिए, किसान बिल बिना किसी से बातचीत किए हुए अचानक थोप दिए गए, नोटबंदी अचानक कर दी गई, जो इस तरह के निर्णय तानाशाहीपूर्ण लिए जाते थे वो अब नहीं होंगे। और अगर जो इनका गठबंधन है उसमें भी कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जरूर बनेगा। जब अब से पहले तो खाता ना वही जो मोदी कहते हैं वो सही, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सहयोगी पार्टियों की भावनाओं का ख्याल करते हुए, जन भावनाओं का ख्याल करते हुए, उनकी सलाह लेते हुए, उनके मुद्दों को शामिल करते हुए ये सरकार चलेगी। और कितने दिन चलेगी ये अब भविष्य में पता चलेगा। अभी तो संकेत दोनों तरह के मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गठबंधन में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन के अंदर कई चीजें आ रही हैं, वो धीरे धीरे छन के बाहर आ रही हैं। और बताइए ना, बताइए ना, देखा जाएगा। लेकिन बताइए राजकुमार भाटी जी, आपको किसी का फोन आया गठबंधन में से? हम तो खबरें करते हैं, बताइए कोई खबर। नहीं, मैं नहीं, अगर आपके पास कोई खबर है, ये तो वो 150 डीएम वाली बात मत करिए, 150 डीएम वाली बात मत करिए। बता दीजिए कोई फोन आया हो, किसी ने आपको कोई पत्र लिखा हो, कोई मैसेज ही भेजा हो तो बता दीजिए।
मीडिया के माध्यम से ही हमें ये पता चला है कि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष और 5 मंत्रालय की शर्त रख दी है। एकनाथ शिंदे अलग से अपनी शर्त रख रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने भी कुछ ना कुछ जरूर रखी होगी। अब ये प्रधानमंत्री शर्तों के आधार पर प्रधानमंत्री होंगे, अगर होंगे तो। और जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, उन्होंने व्यंग में एक बार कहा था, वो बहुत साहित्यिक व्यक्ति थे, बहुत अच्छी भाषा उनकी होती थी, उनके जो हास्यबोध था बहुत अच्छा था, जिसे सभी लोग पसंद करते थे। उन्होंने एक बार मीडिया के सामने कहा था, मुझे बार बार घुटने टेकने पड़ते हैं, मैं 13 दलों की सरकार चला रहा हूं, मुझे घुटने टेकने पड़ते हैं, इसलिए मेरे घुटने खराब हो गए। तो मोदी जी की हालत वही रहेगी। अब वो मोदी जी नहीं है जिनको जो बहुत। चलिए राजकुमार भाटी जी, कम से कम आपने ये तो माना कि आपको भी मीडिया से ही पता चलता है। तो ये मीडिया कौन सी है, कौन सा इको चैम्बर है जो ये लिख रहा है, ये सब जानते हैं। ये आप भी एक पॉइंट एजेंडे, आप भी कोई एहसान जता नहीं, मीडिया का काम ही है। हाँ, बिल्कुल मेरा काम है, बिल्कुल मेरा काम है। हाँ जी, बिल्कुल मेरा काम। मुझे तो लगा हमारा काम आप करने लगे हैं, जो आपको फोन आया आप बताएंगे हमें खबर, लेकिन पता चला हमारी खबरें आपके पास आ रही हैं। तो मैं थोड़ा सा बीच में डर गई थी कि कहीं आप पत्रकार भी बन जाए तो मेरी नौकरी खतरे में ना चली जाए, लेकिन पता चला कि मेरी नौकरी सेफ है। लेकिन बहुत बहादुर पत्रकार हैं, आप डरने वाली हैं ही नहीं, आप डरने वाली हैं। चलिए, कम से कम आपने माना तो सही, बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी। लेकिन राजकुमार भाटी जी, आपका भी एक पॉइंट एजेंडा था। आपका एजेंडा था मोदी को हराना। मोदी हारे नहीं तो आप भी विफल क्यों, गौरव भाटिया जी? नहीं, हमने यूपी में हरा दिया। नाविका जी, हम यूपी की पार्टी हैं, सबसे पहले और हमने यूपी में हरा दिया। और देखो, मैं का मैजिक है, घमंडिया ट्रैजिक है। 3 महीने तक और अभी भी ये नफरत में मोतियाबिंद पाले हुए हैं। माहौल दिखाता रहा। अभी इन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा है कि 400 प्लस आएंगी। तो मैं इस तर्क का उत्तर देता हूं। एक वक्तव्य है, अखिलेश यादव ने 2022 में कहा था 300 प्लस आएंगी, आई 111। तो क्या नाविका जी ये नहीं पूछा जाएगा, कहां 300 कहां 111? अखिलेश यादव ने कहा था। अब दूसरी बात देखिए, क्यों ऐतिहासिक है कल का दिन। इसलिए ऐतिहासिक है, जब एक बार आपकी सरकार होती है, आप सत्ता में होते हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी आती है। और कांग्रेस पार्टी और सपा से ज्यादा ये कौन जानता है। 2014 से मैं चुनौती देके आंकड़ों के आधार पर कहता हूं, सपा वापस सत्ता में नहीं आई 2017 के बाद। इसी तरह से कांग्रेस किसी भी प्रदेश में सत्ता में दोबारा नहीं आई। नरेंद्र मोदी जी एक बार नहीं 2 बार और अब तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। मतलब प्रो इनकम्बेंसी कितनी जबरदस्त है। तीसरी बात, भाई कौन सा घटक दल क्या मांग रहा है, क्या बातचीत कर रहा है, ये तो प्रधानमंत्री का क्षेत्राधिकार है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे हमें पता चला है वो मांग रहा है, ये मांग रहा है। भाई जो मांग रहा है या जो दिया जाएगा वो तय करने वाला तो एनडीए है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, आपकी जीत हुई है, शुभकामनाएं हैं। मैं समझता हूं लोकतंत्र को मजबूत करने में विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है, उस भूमिका को निभाइए। वोट जिहाद की बात मत करिए जो संवैधानिक नहीं है। ये भी मत कहिए भव्य राम मंदिर का नक्शा खराब है। सकारात्मक भूमिका निभाइए, देश मजबूत होगा। बिल्कुल। और इस वक्त देश और दुनिया से सारे बड़े नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। ऋषि सुनाक इंग्लैंड से, प्रेसिडेंट जो बाइडेन अमेरिका से, पुतिन साहब रशिया से, तमाम ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए। लेकिन सत्य प्रकाश मिश्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जेडीयू एनडीए में वापस आ गया है, लेकिन अभी भी इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आप आ ही जाएंगे दूसरे खेमे में। और आपने क्या मांगा, नायडू जी ने क्या मांगा, कौन से महकमे मांगे, ये सब मैसेज क्या राजकुमार भाटी जी की पार्टी और इंडिया अलायंस के पास पहले जा रहे हैं, इससे पहले कि वो एनडीए में तय हो? जरा आज इनको और दर्शकों को बता दीजिए कि आपका रास्ता अभी उधर की तरफ है या इधर की तरफ है। सिग्नेचर करने के बाद, एक रेजोल्यूशन पास करने के बाद कोई रास्ता खुला हुआ है इंडिया अलायंस की तरफ? क्योंकि देश
जानना चाहता है कि सरकार कहां बन रही है, किसकी बन रही है और कौन नेता होगा। नाविका जी, देश में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस एनडीए का बिहार में रहा है। पिछली बार 39 सीटें जीती थी एनडीए के साथ, इस बार 31 सीटें जीती हैं। नीतीश कुमार जी, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और पार्टी के महासचिव श्री संजय झा जी आज एनडीए की बैठक में मौजूद थे। नीतीश जी कभी राजनीति में कोई हल्की बातें करते नहीं। जब प्री पोल अलायंस में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए के तमाम घटक दलों के साथ चुनाव लड़ चुके हैं और उसमें जीत हासिल की है, तो कहीं और रास्ता जाने का कोई संभावना भी नहीं है। ठीक है, आज की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई, तेजस्वी जी ने उनको नमस्ते किया प्लेन में, उन्होंने भी उनको अदब किया, वो तस्वीर मीडिया के लिए बहुत दिलचस्प था। लेकिन आपने सही कहा कि दोनों की मंजिल और दोनों का रास्ता अलग अलग था। अभी तहसीन जी ने कहा कि क्या हम मीटिंग ना करें। बिल्कुल आप मीटिंग करिए, लेकिन पोचिंग की निगाहें मत डालिए कहीं। जब प्री पोल अलायंस किसी एक मुद्दे पे हुआ है, देश आपके खिलाफ खड़ा था और उसमें जीत मिली है, ठीक है, पहले से नंबर कम आया है, कभी कभी ऐसा होता है कि हर दिन एक जैसा रन नहीं बना पाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के 240 सीट यदि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस के तमाम घटक दलों के सीटों को जोड़ने के बावजूद ज्यादा है, तो आप समझिए किसको नकारा, आपकी पूरी इंडिया अलायंस को नकारा है। ठीक है, किसी किसी सीट पे आपने बहुत मतों से जीत हासिल की है, तो भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे नेताओं ने अद्भुत जीत हासिल की है। ऐसा होता है चुनाव में तहसीन जी, कई चुनाव में ऐसा हुआ। कभी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तो बहुत वोटों से जीते, उसके बाद थोड़ा वोट कम आ गया और प्रधानमंत्री वो फिर बने, 5 साल के लिए फिर से बने। इस बार नरेंद्र मोदी जी को जनता ने उसी तरह स्वीकार किया है और स्वीकार करके 240 सीटें दी हैं। उनके तमाम घटक दलों ने क्या मांगा नहीं मांगा, मैं नीतीश जी के बारे में स्पष्ट करूं कि जो लोग नीतीश जी के राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो कभी किसी पद के लिए बार्गेन नहीं करते। उनकी सुचिता और ईमानदार की राजनीति और सिद्धांत की राजनीति हमेशा रही है, और वो जब अलग होते हैं तो किसी पॉइंट और सिद्धांत पे अलग होते हैं। कभी किसी से अलग इस बात को लेकर नहीं हुए कि हमें तुमसे चाहिए ये था, कोई लालच की राजनीति नहीं है। 5 साल अच्छे कार्यक्रमों के साथ एक मजबूत और अस्थायी सरकार इस देश में चले, नीतीश जी ये सुनिश्चित करने के लिए आज बैठक में मौजूद थे और समर्थन पत्र भी दिया। ये सरकार 5 साल चलेगी, पूरी मजबूती से चलेगी और वो तमाम फैसले लिए जाएंगे जो संविधान सम्मत है। क्या पिछले 5 सालों की सरकारों ने कोई संविधान के विपरीत फैसला लिया? ये किस तरह का भाटी जी आप हमेशा नारा लगाते हैं संविधान के खिलाफ तानाशाही। आप समझिए, लोकतांत्रिक ढंग से पिछले 5 सालों की सरकार चली और प्रश्न कहते हैं। अच्छी बात है, आपकी सीटें थोड़ी बड़ी है, आपको विपक्ष को पूरी की पूरी लोकतंत्र की चुनाव महापर्व पूरा हो चुका है, उस पर बधाई। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में हमेशा रहिए। पिछली सरकारों ने भी आपसे सकारात्मक भूमिका की उम्मीद की थी। आप कह रहे हैं किसान बिल को वापस लिया था नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्र से किसानों से माफी मांगी थी। उसके पहले भी एक बार किसान जमीन अधिग्रहण का बिल पास हुआ था, उसको भी वापस लिया था। तो समझिए, हम लोकतांत्रिक पद्धति और प्रक्रिया और संविधान में पूरा यकीन रखते हैं और एनडीए उसी पर सरकार चलाएगा और लोकतंत्र की सभी मानदंडों पे खरा उतरेगा। सत्य प्रकाश मिश्रा जी ने, मुझे लगता है, इतनी सफाई और इतनी क्लैरिटी से बताया है कि आप किसी के दिमाग में कोई शक शुबा होना नहीं चाहिए। लेकिन दोनों का नाम लिया, इसीलिए तहसीन भाई पहले आप जवाब दीजिए, फिर भाटी जी। सत्य प्रकाश जी के नाम में सत्य है, तो इस बात पे प्रकाश डालिए। क्या माननीय नीतीश कुमार जी ने, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूँ, सीए का अपोज किया कि नहीं किया, स्पेशल स्टेटस की मांग की कि नहीं की? अगर कल मान लो सीए जो अभी इन्होंने नोटिफाई कर दिया, कोर्ट कहता है नहीं यार नीतीश जी इसकी, अब नीतीश जी पलट जाएगी, जो पलटू राम कहता है, मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो कहा जाता है मैं नहीं मानता वो, तो क्या अब वो कहेंगे कि नहीं सीए जाना चाहिए? तो प्लीज यहां से वहां की स्विंगिंग कम से कम नीतीश कुमार जी ने कहे कि हम सिद्धांतों पे गए, आपका सिद्धांत सीए नहीं होगा। बताइए आज आवाम को कि सीए के खिलाफ अब भी बताइए आप। सत्य प्रकाश जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपको देखिए क्या होता है सत्य प्रकाश जी, यही मीडिया का होता है, आपको मिल जाता है फ्री स्पेस। हम जब बोलते तो आप हमें रोक देते, मत रोकिए प्लीज, हमें बोलने दीजिए। सीए के खिलाफ बोलिए, मैं आपकी नहीं उनकी बात कर रहा हूं, बोलिए सीए के खिलाफ, अब बोलिए ना, ये तो नीतीश जी का स्टेटेड है, बोलिए आज के हम सीए को नहीं होने देंगे, वरना अलायंस में नहीं देंगे। आप पलट गए, इस पर पलट गए, इसमें पलट गए, आप मुझे बोलने देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जानकारी बहुत कम है तहसीन जी, कांग्रेस के इतने अच्छे शागिर्द हैं आप। सीएए का जो कानून कांग्रेस पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखा था, उसमें लालू प्रसाद यादव उसमें दस्तखत कर रहे थे। ये नीतीश जी ने, रुक जाइए, ये नीतीश जी ने गांधी मैदान में भाषण देते हुए कहा कि उस समय ये लोग समर्थक थे सीएए के, और हमेशा मीडिया को बताया एनआरसी होता क्या है, कुछ आया तो है नहीं ऐसा कि हम उस पर कोई बात करें, कोई मॉडल आए तो उस पर बात करें। नीतीश जी ने किशनगंज में भाषण देते हुए पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कहा
कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि किसी को इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप भूल जाते हैं इस बात को, बिल्कुल भूल जाते हैं, या तो पढ़ते नहीं या इग्नोर कर देते हैं। तो झूठ का सहारा लेकर नीतीश जी को बदनाम ना करिए। मैं इस वक्त हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे पूछना चाहती हूं, दोनों तरफ से एक तरह की पोजीशनिंग हो रही है। वो कहते हैं कि शादी तय हो गई, डोली तैयार हो गई, लेकिन पड़ोसी का लड़का जो है ताकना झांकना बंद ही नहीं कर रहा। अब ये भाई यही इंडिया अलायंस का कुछ छोटा मोटा मैंने एक सिमली बनाई है, नहीं पसंद हो तो अभी भाटी जी मुझसे दो कटु शब्द बोलेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बगल के घर में थोड़ा ताक झांक लो, शायद कोई शादी रुक जाए। आपको लगता है कि शादी की रुकने की कोई गुंजाइश है? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये ऐसा सुंदर परिणाम आया है कि हर कोई प्रसन्न है। 99 सीट जीतकर कांग्रेस और उनके समर्थक ऐसे प्रसन्न है 272 के बहुमत वाली लोकसभा में कि अद्भुत है। समाजवादी पार्टी की खुशी तो फिर भी थोड़ी जायज है, क्योंकि 80 की विधानसभा में, लोकसभा में अगर 37 सीटें जीत गए तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन है, बहुत शानदार है। और जिन स्थितियों में कहा जा रहा था उसमें ये उनके लिए भी अप्रत्याशित है। ठीक है, अब तो नतीजे आ गए, अब तो कोई मानेगा नहीं, तो उन सबको बधाई। लेकिन जो आपने कहा ना ताक झांक वाला मसला, जयराम रमेश जी उन्होंने भी एक पोस्ट किया है और बताया कि 1989 नवंबर में सबसे बड़ी हम पार्टी बन गए थे, 197 सीटें आ गई थी, लेकिन बट मिस्टर राजीव गांधी डिड व्हाट ही बिलीव्ड टू बी द डिसेंट एंड मोरली राइट थिंग टू डू। उसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हैं कि द केयर टेकर पीएम हैज इवन एन आयोटा ऑफ डिसेंसी एंड मोरलिटी इन हिम, इवन एज द पीपल ऑफ इंडिया हैव रिजेक्टेड हिम रिसाउंडिंगली। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि एक पार्टी जो 10 वर्ष से सत्ता से बाहर है वो भूल गई कि जिन 10 वर्षों में सत्ता चलाई 145 सीट पर राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी सत्ता लोलुपता में पार्टियों को जुटाकर राष्ट्रपति के दरवाजे पर पहुंच गई थी। और वो तो चूंकि देश भर में आंदोलन हो गया था कि विदेशी मूल के मुद्दे पर क्या होगा, शरद पवार तब तक पार्टी छोड़कर निकल चुके थे, तब जाकर उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना देते हैं। और उसके बाद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई, संविधान की हत्या की गई, एक तरह से लोकतंत्र को कमतर किया गया और नेशनल एडवाइजरी कमेटी की चेयरपर्सन बनाकर उनको प्रधानमंत्री से भी ऊपर एक अधिकार दे दिया गया। और वो जयराम रमेश कह रहे हैं कि जो प्री पोल अलायंस में जीत कर एनडीए आया है उसके नेता को जो सर्वसम्मति से नेता बन गए, अगर पूर्ण बहुमत आया होता तो भी यही होता, एनडीए की बैठक होती, सारे लोग चिट्ठी देते, जैसे 282 पर हुआ था, जैसे 303 पर हुआ था। लेकिन इस पर अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब ये कि 99 वाली जीत की खुशी खोखली है, अंदर से पीड़ा बहुत है। अब वो पीड़ा इतनी क्यों है ये थोड़ा ना समझ में आने वाली बात है। बिल्कुल, और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। शैलेंद्र प्रताप सिंह का रांची से सवाल है, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए, क्या ये कहावत विपक्ष के नेताओं पर लागू नहीं होती क्या? चंद्र प्रकाश तिवारी का लखनऊ से सवाल है, विपक्ष नकारात्मक बात ही क्यों करता है? क्या विपक्ष का अपने ऊपर विश्वास खत्म हो गया है? केतन इंद्रवन का नादियाद गुजरात से सवाल है, राजकुमार भाटी जी क्या इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से समझौता करेगी? क्या आपके वहां भी कोई लेन देन या मांग नहीं रखी जाएगी? जवाब दीजिए, ये सारे सवाल आपके लिए राजकुमार भाटी जी। जहां हम गठबंधन में हैं और अगले चुनाव जब तक गठबंधन है तो अगले चुनाव मिलकर ही लड़ेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और अब उत्तर प्रदेश का अब इसके लोकसभा चुनाव के बाद 2024 के बाद 2027 की तैयारी है, ये भी स्पष्ट है। राजनीति कभी रुकती तो है नहीं, राजनीति तो हर समय चलती रहती है, कुछ ना कुछ तैयारी राजनीति में चलती रहती है। और इस बार जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि अप्रत्याशित है, ये रिजल्ट कोई ऐसा थोड़ी है कि तुक्का से आ गए हैं या कोई अचानक आ गए हैं। 2 साल से बहुत गंभीरता के साथ समाजवादी पार्टी एक एक सीट पर तैयारी कर रही थी
और अखिलेश यादव जी ने जितने शानदार टिकटों का वितरण किया, जिस तरह के सामाजिक समीकरण बनाए और पीडीए को व्यवहार रूप में उतारा, केवल नारे तक सीमित नहीं रहा। पीडीए जो हम बोल रहे थे वो केवल भाषण तक नहीं, उसे प्रैक्टिकली भी लागू किया और सभी समाज के लोगों को टिकट दिए। 11 महिलाओं को हमने, कुल 62 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे थे, हमने 11 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया, जबकि बीजेपी 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और 6 महिलाओं को टिकट दिए, जो कि नारा देते हैं कि हम महिलाओं को अधिकार देते हैं। तो ये सारे निर्णय थे, इनको मिला के उत्तर प्रदेश में ये शानदार जीत मिली है। और मुझे तो एक चीज और बहुत खराब लगी कि माननीय मोदी जी को अयोध्या सीट, जो फैजाबाद सीट है, उसे हारने का इतना धक्का लगा कि कल उन्होंने जय श्री राम भी नहीं बोला, कल जय जगन्नाथ बोला अपने भाषण में। उड़ीसा में अच्छी सीटें आ गई हैं तो अब भगवान भी बदल दिया, भगवान भी से भी नाराज हो गए कि राम जी ने हमें अच्छी सीटें नहीं दी तो हम राम जय श्री राम बोलना ही बंद कर देंगे। तो ये जो धक्का लगा है भारतीय जनता पार्टी को, उसे वो पता नहीं, आप शायद ना जाने, लेकिन जगन्नाथ जी भी विष्णु के ही अवतार हैं, राम जी भी विष्णु के ही अवतार हैं। आप ईश्वर तो एक ही होते हैं, लेकिन ईश्वर तो जय श्री राम बोलते थे मोदी जी, हमेशा जय श्री राम, हमेशा जय श्री राम। गौरव भाटिया जी, राजकुमार भाटी जी को इससे भी दिक्कत है कि उन्होंने कल जय श्री राम क्यों नहीं बोला? देखिए, इनको जगन्नाथ भगवान से दिक्कत है, इनको प्रभु राम से दिक्कत है, इनको हर हर महादेव से दिक्कत है और यही बदलने की आवश्यकता है। पहली बात तो ओडिशा में 80 सीटें हैं नहीं, 21 सीटें हैं, लेकिन ये 80 सीटें बोल गए। खैर वो छोड़िए, मैं आपको एक बात बताता हूं, कुछ तथ्यों के साथ बताता हूं। अभी हर्षवर्धन जी ने कहा सपा ने अच्छा किया, 80 में 37 सीटें लाए। मैंने कहा अच्छी हर्षवर्धन जी करीब 45% होता है ये मोटा मोटा, और हम 543 में 240 सीटें लाए। ये कितना होता है? ये भी 45% होता है। अब पूरे भारत में हम 45% लाए हैं, लेकिन हम चूक गए और वाह हो रही है उनकी जो उत्तर प्रदेश में लाए हैं। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं, देखिए सिद्धांतों की बात हो रही थी, सिद्धांत ये लोग बात करेंगे। प्री पोल अलायंस था महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे यू टर्न मारते हैं और कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे को घमंडिया का हिस्सा बना लेती है। ये सिद्धांत की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, अरेस्ट होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी। उसके बाद सिद्धांत ये है कि इन्होंने गठबंधन कर लिया। और मैं आपको 2 आंकड़े बड़े देता हूं। आपको मालूम है आखिरी बार 240 सीटें कांग्रेस की कब आई थी नाविका जी? आखिरी बार 240 सीटें कब आई थी? 1991 में 34 थी। 33 साल हो गए, कांग्रेस पार्टी कभी 240 सीटें नहीं ला पाई। तब भी 234 ही थी। क्या कहा आप? मैंने कहा 240 तब भी नहीं थी, 234 थी। हाँ, तो 33 साल से नाविका जी, 33 साल से इनकी सीटें नहीं आई हैं, हमारी आती हैं। तो हमें कोई हक नहीं है कि हम कहें कि लोकतंत्र की जीत हुई है, जनता ने आशीर्वाद दिया है। दूसरी बड़ी बात, 2004 में जब गठबंधन की सरकार बनी थी, कितनी सीटें थी कांग्रेस पार्टी के पास? 145। 2009 में कितनी थी? 206। लेकिन सरकार बनी थी, ठीक बनी थी। और हमारी अपने आप अपने दम पे 240 आई। घटक दलों के लिए हमेशा हम नतमस्तक रहते हैं, उनका सम्मान करते हैं। बिहार और महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर भी मुख्यमंत्री हमारे घटक दल का है। ये सम्मान है, ये बड़ा हृदय है। नरेंद्र मोदी जी जैसी शख्सियत और उनके जैसा व्यक्तित्व इनके पास है नहीं, इसी बात की बौखलाहट। सवाल कुछ और है जनता के। गुट्टी राम का सिरसा हरियाणा से सवाल है, जिसको 240 सीट उनकी नैतिक हार, जिसको 99 सीट उनकी नैतिक जीत। आज ईवीएम पर क्या बोलेंगे? सवाल यह भी है कि धीरज अग्रवाल का मेरठ से 2004 में कांग्रेस को 200 से कम सीटें आई थी और 2009 में बड़ी मुश्किल से 206 आई थी। आज मोदी जी को 240 सीटें आई हैं, फिर भी विपक्ष कह रहा है कि वो हार गए। भला ये क्या बात हुई? राकेश कुमार का सुपौल बिहार से सवाल है। अब तो ये नहीं कहेंगे कि ईवीएम गलत है। के चौहान का यूट्यूब पर सवाल है। सारे विपक्षी नेता कह रहे हैं मोदी जी को जनता ने बहुमत नहीं दिया। ये नेता बताएं किस पार्टी को बहुमत मिला है? बताइए तहसीन जी।
सवाल ये है कि मोदी जी ने स्वयं खड़े होकर कहा अब की बार 370 पार भाजपा के लिए। ये चुनाव आपने भी कहा प्लीज नहीं, आपने भी कहा मोदी को हराएंगे। मोदी हारे क्या? जी हारे हैं। अगर मैं अपनी बात रख दूं मैं आपको बता दूंगा। कोई नहीं, गौरव भाई आप बोल दीजिए, उसके बाद में बोलता, लेकिन मुझे मौका दीजिए बोलने का। कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए, फिर उसके बाद में बोलता हूं। थैंक यू। मोदी जी ने कहा मैं अकेला सब पे भारी, और नहीं है, उनकी गारंटी को रिजेक्ट कर दिया गया है। सवाल यह है कि जो विपक्ष ने लड़ाया था, विपक्ष जिस तरह से ये चुनाव लड़ा, उनके पास ना कोई साधन था, ना उनके पास मीडिया था, ना उनके पास कोई दूसरे साधन। उसके बावजूद विपक्ष ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, इनका परफॉर्मेंस घटा है। मोदी की गारंटी फेल हुई। अब वो प्रधानमंत्री में नहीं रहेंगे जो 8 बजे टाइम्स नाउ पर आके कहेंगे 4 घंटे में हम नोटबंदी करें। अब वो नहीं संभव होगा। वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे 4 घंटे में लॉकडाउन कर पाएंगे, ये संभव नहीं होगा। और इसको रोकने वाले नीतीश जी हो गए। सत्यप्रकाश जी भले यहां सत्य ना बोले, ये नहीं हो सकता। तहसीन पूनावाला जी मैं नहीं जानती, और सत्यप्रकाश मिश्रा जी भी सिर हिला रहे हैं। मीडिया नहीं था हमारे पास। रोज आप हमारे स्टूडियो में होते हैं, रोज आपकी कहानियां चैनल पर चलती हैं, जो बोलना होता है आप बोलते हैं, कोई सेंसरशिप नहीं, कोई तानाशाही नहीं। लेकिन फिर भी आपको ये चाहिए कि आपका पट्टा पहनकर गले में लोग घूमे। अब ये अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का मीडिया आपको चाहिए, तो फिर वो है आपके पास 613 मिलियन आपको यूट्यूब पर मिला, आपको सोशल मीडिया पे मिला, तो बहुत मीडिया आपके पास भी है। तहसीन जी, आप इतने सताए हुए क्यों रहते हैं और इतना सताते क्यों हैं हम लोगों को? चलिए, अब इतना ही कहूंगी कि आज की मीटिंग में जब एक तरफ नीतीश जी और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू बैठे थे, तो वहां एक घटक दल के नेता ने कहा कि आज वाजपेयी जी की याद आई। तब भी एनडीए था और यही नेता साथ रहते थे वाजपेयी जी के। आज वो मंजर मोदी जी के साथ फिर नजर आया है। ये शब्द भी कहे गए, और इसके साथ साथ 15 पार्टियों ने अपना सपोर्ट देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सपोर्ट भी दिया और एनडीए की एक रेजोल्यूशन भी पास की। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष का कहना है कि मोदी हार गए। नंबर सबसे ज्यादा, घटक दल सबसे ज्यादा साथ, लेकिन फिर भी हार गए। और दूसरी तरफ विपक्ष के पास ना नंबर है, ना एजेंडा, और ना कोई ऐसा घटक दल एक्स्ट्रा आने वाला दिख रहा है जो नंबर बढ़ा दे। लेकिन फिर भी जीते हैं तो बस इंडिया अलायंस वाले। अब जनता क्या कहेगी, पब्लिक क्या कहेगी, ये मैं पब्लिक पर छोड़ती हूं। बस आज इतना ही। अपने तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं।